गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो लास्ट अपन टॉपिक है उसे कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। तुम उन्हें जा सकते हो, अच्छे से देख सकते हो और पूरा अपन सीख सकते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमिसिबल लिक्विड। और एक अपन चीज़ें और हैं जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, उसमें एक अपन क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। व्हेन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन रिएक्ट विद ईच अदर देन हाउ विल यू फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि अगर कभी हमारे पास जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं अगर वो रिएक्ट कर लें तो अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं हेडिंग, व्हेन कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख सकते हैं कैलकुलेशन of osmotic pressure when component of solution react। यानी कि जब कंपोनेंट हमारे पास सॉल्यूशन के रिएक्ट करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा अपन टॉपिक है। तो इसका बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अपन ध्यान से देखेंगे। मान लिया सपोज मैं एक एग्जांपल लेके इसे समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ जिससे हम लोग समझ पाएंगे। इसे लिख सकते हैं, लिखें, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर 200 ml BaCl2 aqueous is mixed with 0.1 molar 500 ml Na2SO4 aqueous solution. Find the osmotic pressure of resulting solution at 300 Kelvin temperature। 300 Kelvin टेम्परेचर हमें ये बताना है कि इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 300 केल्विन पर कितना होगा। इसमें ये भी बात अपन को ध्यान रखनी है कि हम लोग जितने भी कंपोनेंट हैं उनका 100% डिसोसिएशन एज्यूम करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एज्यूम 100% डिसोसिएशन ऑफ ऑल सोल्यूट। यानी कि जितने सोल्यूट हैं उनका 100% डिसोसिएशन एज्यूम करना है। तो बहुत आसान होता है इस तरह का प्रॉब्लम। हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम में जो हमें कंपोनेंट दिए हैं उनकी रिएक्शन हम लिख लेंगे। जैसे BaCl2 Na2SO4 है तो इन दोनों की रिएक्शन लिख लीजिए आप, और रिएक्शन लिखने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमें तब कैलकुलेट करना है जब कंपोनेंट जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पहले रिएक्शन राइट डाउन करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि अपन रिएक्शन राइट डाउन आएगी, पहले से रिएक्शन हमें लिखी होगी तो हमें अपने आप से रिएक्शन नहीं लिखनी। बट कई बार अपन रिएक्शन अगर नहीं है तो हमें रिएक्शन को राइट डाउन करना है। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इसकी रिएक्शन नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पर देख लेना, एक बार मैं रिएक्शन लिख ही देता हूँ इधर। हाँ, आंसर में रिएक्शन लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है BaCl2 aqueous प्लस Na2SO4 aqueous इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। बिल्कुल लिख दिया मैंने ये रिएक्शन, इसलिए लिख दिया क्योंकि डाटा फिर मिसिंग हो जाएंगे, तो मैं यहीं पर लिख दिया पूरा। ठीक है, अब BaCl2 के अपन मिलीमोल कितने, इसके मिलीमोल निकाल लो। तो मिलीमोल सब बच्चों को आते होंगे, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.2 इंटू 200 ये अपन 40 मिलीमोल हो गए। तो बेरियम क्लोराइड के 40 मिलीमोल है बिफोर एडिशन। क्या अपन एडिशन जब नहीं हुआ है तब अपन बेरियम क्लोराइड के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मिलीमोल। ठीक है,
मिलीमोल लीजिए। बेरियम क्लोराइड के 40 हैं, उसके कितने हैं 50 हैं, तो इसके मैंने 50 लिख दिया। अब ये मिलीमोल हो गए, ठीक है, बस हो गया। बाकी तो मैं अपने आप आगे डाटा मैंने लिख लिया है। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है, सब लोग ध्यान रखेंगे। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मिलीमोल निकाल लिए, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के हमारे मिलीमोल आ गए, तो फिर इसके बाद मैं ऊपर से लिखता हूँ जिससे हमें और क्लियर रहेगा। अब बेरियम सल्फेट सॉलिड प्लस 2 NaCl एक्वस, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बेटा, अब अपन ध्यान देना है मेरी तरफ, इधर देखेंगे कि अपन बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट है, इस वाले कंपोनेंट का कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट का कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता। ये बात अपन को ध्यान देनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट है, उसका कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व नहीं होगा, उसका कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट नहीं होने वाला है, इसको अवॉइड कर दीजिए। अब इसके मिलीमोल थे 40, इसके मिलीमोल थे 50, यानी कि मिलीमोल बिफोर एडिशन, ठीक है। अब आफ्टर एडिशन कितने होंगे वो भी हमने चेक करना शुरू किया, ठीक है। आफ्टर एडिशन कितने हो गए, तो ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे। अब इस केस में क्या होता है कि जो LR होता है उसे जीरो कर दीजिए, आप लिमिटिंग रेजेंट को जीरो कर दीजिए बेटा। तो ये लिमिटिंग रेजेंट है, इसे जीरो करना है, और ये एक्सिस रेजेंट है ER। LR क्या है, लिमिटिंग रेजेंट, और ER क्या है, एक्सिस रेजेंट। ये मोल में पड़ा होगा, ठीक है, एक्सिस रेजेंट। अब इसे जीरो कर दीजिए आप, तो इसके कितने मिलीमोल बचे निकाल सकते हैं, 50 माइनस 1/1 इंटू 40, 1/1 इंटू 40, कितने मिलीमोल इसके यहाँ पर कम हो गए, तो बचेंगे कितने 10। इसके कितने बनेंगे, अगर इसके निकालना चाहें तो 1/1 इंटू 40, क्योंकि इसके 1 मोल से 1 मोल मिलते तो 40 मिलीमोल से 40 मिलीमोल मिलेंगे। इसके मिलेंगे 1 मोल से 2 मिलीमोल, तो 40 से मिलेंगे 80, या आफ्टर रिएक्शन मिलीमोल इतने हैं। बट ये तो कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है, क्योंकि ये तो अपन ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट नहीं करने वाला है। तो ये 10 हुआ, इसको लेंगे नहीं, ये 80 हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाई बराबर ICRT, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इसको अपन 100% आयनेशन मानेंगे, तो इसका I कितना होगा, इसका I कितना रहेगा, इसका I होगा 3, क्वांटम फैक्टर क्या होगा 3, क्योंकि 2 + 1 3। इसका I कितना होगा, इसका I होगा 2, क्योंकि एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन। अब क्या करो, I1 C1 प्लस I2 C2 RT लगा देंगे बेटा, ठीक है। I1 है 3, ये I1 ले लो, ये I2 ले लो। तो यहाँ पर अपन I1 है 3, C1 कितना है 10, भाई टोटल वॉल्यूम कितना था हमारे पास में, टोटल वॉल्यूम हमारे पास था, यहाँ पर था 500 ml, और यहाँ पर था 200, तो 700 ml था, प्लस I2 था 2, एक मिनट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, यहाँ लगा दें, I2 था 2, C2 हो जाएगा हमारे पास में 80/700, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300। तो बस बेटा सोल्व कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी, ये अपन राइट आंसर हो जाएगा। सोल्व करके अपन वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल तरीका समझ गए। सबसे पहले अपन मिलीमोल निकाल ले 40 50, फिर मिलीमोल को जीरो कर दिया LR वाले के, इसके मिलीमोल 10 हो गए, इसके 80 हो गए, बस कंसंट्रेशन निकाल लिया। ये मिलीमोल है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, देख सकते हो यहाँ 10/700 80/700 है कंसंट्रेशन। I1 I2 C1 C2 वैल्यू रख के RT करके हमने सोल्व कर लिया। ये था कि जब किसी भी दो अपन यानी कि कंपोनेंट सॉल्यूशन के अगर रिएक्ट करते हैं तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो अपन अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को करने का तरीका। तो आज सॉल्यूशन का हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कि अपन इसे कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक और है। एक अपन और छोटा टॉपिक पढ़ाते हैं इमिसिबल लिक्विड, उसे और पढ़ा देते हैं
और कंप्लीट हो जाएगा ये। तो एक अपन और टॉपिक है इमिसिबल लिक्विड, उसमें भी एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हाँ, तो हेडिंग लिखेंगे इमिसिबल लिक्विड। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, इमिसिबल लिक्विड। क्या होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स? इमिसिबल लिक्विड का मीनिंग तो ये होता है कि जब हम लोग दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट मिक्स करें और वो आपस में मिक्स ना हो, हम उन्हें डाल दें एक साथ और वो मिक्स ना हो। जैसे ऑयल में वाटर डाल दो तो ऑयल और वाटर दोनों अपन डिफरेंट लेयर की फॉर्म में दिखाई देंगे हमें। ऑयल और वाटर बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे। इस तरह के अपन जो सॉल्यूशन होते हैं वो इमिसिबल कंपोनेंट के सॉल्यूशन होते हैं। उस केस में हमें कुछ ऐसी अपन कैलकुलेशन करने के लिए कई बार आ जाती हैं जिन्हें हमें यहाँ पर सीखना है। तो इमिसिबल लिक्विड्स में सबसे पहले जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनके लिए मैं एक यहाँ पर कंपोनेंट्स ले रहा हूँ जो हम लोग लेने वाले हैं। तो इमिसिबल लिक्विड कौन फॉर्म करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो नाइट्रोबेंजीन ले लिया मैंने और एक वाटर ले लिया, C6H5NO2 प्लस वाटर, ठीक है। फॉर्म एक इमिसिबल लिक्विड। फॉर्म इमिसिबल सॉल्यूशन, या आर कर दीजिए, आर इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान देंगे, ये दोनों को अगर मिक्स करा तुमने और मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन बन रहा है वो अगर हमारे पास में अलग अलग लेयर में दिखाई दे रहा है, दोनों मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन। अब हम लोग इस केस में करते क्या है, सपोज मैंने एक नाइट्रोबेंजीन ले लिया बेटा, फिर से सुन लीजिए, मैंने नाइट्रोबेंजीन को वाटर डाल दिया तो ये इमिसिबल लिक्विड बनाएगा, मतलब मिक्स नहीं होगा। नाइट्रोबेंजीन ऐसे ही स्ट्रक्चर होती है जैसे ऑयल की होती है। ऑयल में वाटर डालते हो तो क्या मिक्स हो जाता है? क्या नहीं होता ना, देखा होगा ना, ऑयल में वाटर डालोगे तो अलग अलग लेयर दिखाई देंगी। तो ऐसे ही नाइट्रोबेंजीन और वाटर जो है ये अपन एग्जाम्पल हैं जो कि मिक्स नहीं हो रहे। नाइट्रोबेंजीन में अगर वाटर डालोगे तो मिक्स नहीं होते हैं, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मान लिया मैंने एक यहाँ पर एक कंपोनेंट ए ले लिया, ए मतलब नाइट्रोबेंजीन है सपोज, एज्यूम कर सकते हैं, और बी जो है वो वाटर है। अब इन्हें दोनों को मैंने मिक्स किया, तो मिक्स होने पे भी कोई हमें यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई मिक्स हो गए तो अपन कुछ इसके अंदर मोल फ्रैक्शन बदलेंगे, क्योंकि मिक्स होने के बाद भी ये तो बिल्कुल सेपरेट लेयर की फॉर्म में दिखाई देने वाला है, बिल्कुल सेपरेट लेयर की फॉर्म में दिखाई देने वाला है। देख सकते हो ये दो लेयर हो गई, एक लेयर ऊपर मैंने डार्क दिखाई है और एक लाइट लेयर दिखाई है, ये इस तरीके से लेयर। अब इस वाले कंपोनेंट को जब मिक्स किया तो मोल फ्रैक्शन तो बन ही रहने वाला है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तभी बदलता है जब सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद यहाँ पर मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद उनके मोल्स जो है वो मिक्स हो जाती हैं, वैल्यूज अपन एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, तब अपन मोल फ्रैक्शन बदलता है। बट यहाँ तो मिक्स हो ही नहीं रहे, चाहे अलग अलग कंटेनर में रख दो चाहे एक साथ रख दो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि जब दोनों कंपोनेंट अलग अलग कंटेनर में होंगे तभी तो उनका मोल फ्रैक्शन बन होगा, और मिक्स होने के बाद भी वे मिक्सिबल तो है नहीं, तो उनका मोल फ्रैक्शन अब भी यूनिटी रहने वाला है। इसका मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों का मोल फ्रैक्शन यूनिटी ही रहेगा मिक्स होने के बाद भी, यानी कि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, बट क्योंकि इमिसिबल लिक्विड थे तो इसलिए मिक्स होने के बाद भी इनका मोल फ्रैक्शन यूनिटी रहा। अब यहाँ पर लेकिन दोनों की वेपर्स बनेंगी, दोनों की वेपर्स बनने वाली हैं, देख सकते हो बेटा, एक की वेपर बनी दूसरे की वेपर बनी, तो जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वो बदल जाएगा, क्योंकि वेपर्स दोनों अपन यानी कि प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं ये मान रहा हूँ कि इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नोट है और इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नोट भी है। ये वैल्यू पी ए के बराबर ही होने वाली है, क्योंकि ये पी बी के बराबर होने वाली है, क्योंकि हम अगर राउल्ट्स लॉ लगा देते हैं तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, और एक्स ए और एक्स बी 1 है। पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर होता है पी नोट ए एक्स ए, और एक्स ए 1 है, तो ये हो गया पी नोट ए, और पी बी हो गया पी नोट बी एक्स बी, और एक्स बी 1 है तो पी नोट बी।
इसका मतलब यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हमारा निकल के आ गया, दैट इज सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। तो अपन यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ गई है, इफ टू कंपोनेंट that are immiscible, then the vapor pressure of solution is the sum of vapor pressure of two component in pure state, यानी कि PS बराबर P नोट A प्लस P नोट B। देख लीजिए अच्छे से, यानी कि बात समझ में हमें आ जानी चाहिए कि अगर मान लिया दो कंपोनेंट हमने मिक्स किए और वो मिक्सिबल यानी कि मिक्सिबल लिक्विड नहीं बना रहे हैं, मिक्सिबल सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, उस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो उन दोनों कंपोनेंट के प्योर स्टेट के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ immiscible components is equal to the sum of vapor pressure of individual components in their pure state। ठीक, एक और चीज हमें आ रही है, वो ये है कि अगर मैं इसमें डाल्टन्स लॉ लगा देता हूं। क्या लगा दिया बेटा मैंने? डाल्टन्स लॉ। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, डाल्टन्स लॉ। अप्लाई डाल्टन्स लॉ, हमें तो क्या आ जाएगा, पीए बराबर आ गया। तुम्हें पता है किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होता है पीए बराबर पी नोट है, यहाँ बराबर पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू वाई है, यही तो होता है। किसी भी गैस का वेपर प्रेशर बराबर होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यही तो होता है डाल्टन्स लॉ। तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर बराबर पीएस इनटू वाई है, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पीएस इनटू वाई बी। पीए को लिख दो पी नोट ए, पीबी को लिख दो पी नोट बी, बस डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बस वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पी नोट ए अपॉन पी नोट बी बराबर भाई ए अपॉन वाई। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। इसे मोल का रेशियो लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता है मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल तो कट जाएंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो ये आ गया। तो मैंने एक फाइनली यहाँ पर सॉल्यूशन का वैल्यू लिख लिया, मतलब जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है वो है एन ए अपॉन एन बी बराबर पी नोट ए अपॉन पी नोट बी। तो क्या एन ए अपॉन एन बी को ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इनटू मोलर मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी बराबर पी नोट ए अपॉन पी नोट बी। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, डब्लू ए अपॉन डब्लू बी, इसके बाद यहाँ पर लिखना है बराबर पी नोट ए अपॉन पी नोट बी इंटू एम ए अपॉन एम बी। ये रिलेशन याद रखना है, किसका रेशियो है ये, मास का रेशियो। मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन मास ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इंटू मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, हाँ बस एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको और मैं राइट डाउन कर देता हूँ। तो ये ध्यान रखना है, डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर द मास ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इन वेपर फेज। ठीक है, पी नोट ए एंड पी नोट बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इन प्योर स्टेट। ठीक है, और एम ए मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ए एंड एम बी मोलर मास ऑफ
कंपोनेंट बी। ठीक है, तो बस इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तुम्हें WA/WB का रेशियो निकालना है, या फिर तुम्हें मास का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, P0A या P0B में से कुछ निकालना, मतलब कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो फाइनली रिलेशन याद रखना है बच्चों को, WA/WB बराबर P0A/P0B इंटू MA/MB। एक रिलेशन याद रखने के बाद ये अपन को पता है मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्योर स्टेट, बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में WA मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, और ये किस में, वेपर फेज में। एक बात और याद रखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो सॉल्यूशन यानी कि जो कंपोनेंट हमारे पास इमिसिबल हैं और जो अपन सॉल्यूशन बन के आ रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो PS बराबर क्या था, P0A प्लस P0B। तुम खुद देखो, मान लिया ये 400 है, ये 300 है, तो 700 हो गया टोटल मिला के। तो PS की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है भाई। ये वैल्यू सपोज हमने P0A को 400 ले लिया और P0B हमने ले लिया 300, तो PS कितना हो गया 700। अब तुम इसे 760 बढ़ाओगे तभी तो बॉइलिंग होगी। बॉइलिंग कब होगी? 760 पे। यही तो होता है। तो तुम्हें 60 mm बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर तुम्हें 400 को 360 बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे 460 बढ़ाना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसमें सिर्फ 60 mm का ही प्रेशर बढ़ाना है, बॉइलिंग हो जाएगी? इसमें मतलब ये वो टेम्परेचर बहुत कम बढ़ाना पड़ेगा। या ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो अपन इस बात को और लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज less than boiling point of individual compound। ठीक है बेटा, चल अब मैं यहीं पर इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। तुम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व कर लोगे, और जो भी डाउट रहेंगे उन्हें डिस्कस कर लेंगे। तो अपन वीडियोस को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शिव केट चौहान SKC सर के नाम से, और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ठीक है, ओके माय डियर।